एवरीवन, मेरा नाम रेणुका। वेलकम टू ब्रांड न्यू टॉक शो द चैट रूम। इस अनोखे चैट शो में हम मिलने वाले हैं कई सोशल मीडिया क्रिएटर्स से और उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं है। तो मिलते हैं हमारे आज के क्रिएटर्स से जिनके यूट्यूब पे 6 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और जिन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी कंटेंट बनाया है। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर उत्सव जी, जिनको हम उत्सव टेकी के नाम से जानते हैं। तो सर, आपके बारे में, आपके YouTube चैनल के बारे में व्यूअर्स को तो ऑलरेडी पता है, आपके कंटेंट जो YouTube पे जाते हैं। तो सर, आज कुछ ऐसी बातें करेंगे और हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका बचपन, आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली के बारे में। हाँ, देखिए, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और बचपन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी एक्साइटिंग था। नॉर्मल चीज़ें थी, अच्छे तरीके से काम करते थे, बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट भी हुए, शरारतें भी करी और काफ़ी सारी अजीबोगरीब हालात भी हुए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, बचपन में था कि कंप्यूटर्स वगैरह से जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती हैं ना, उसमें एक अलग शौक था अपने को। और सरप्राइजिंगली ये था कि मेरे को एक टाइम पे ना कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल गया था, तो वहाँ से एक जो होता है ना, जो चीज़ जो स्टार्ट हो जाता है, वो एक चीज़ें स्टार्ट होती चली गई थी। कैसे कंप्यूटर पे करना, गेम खेलना या और चीज़ें, तो इस तरीके से हम चलते चले गए थे। तो तभी कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास, बहुत और उसमें से आपके पास था। हाँ, लकीली। तो सबसे पहले जब ये आपने कंप्यूटर खरीदा तो आप गेम्स की तरफ, मतलब वो एक होता है कि वो तो हर कोई होता है। करेक्ट। तो सर, आपने स्कूलिंग कहाँ से किया? आपका स्कूल ग्वालियर से ही। आपके स्कूल का नाम क्या था सर? देखो, जो फर्स्ट स्कूल था वो था ब्लूबर्ड्स स्कूल और फिर बाद में मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्वालियर में चला गया था। अच्छा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ, तो हाँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल तो काफी फेमस स्कूल है। हाँ, वो है। ग्रेट सर। तो आपने फिर स्कूलिंग आपका ग्वालियर में ही हुआ, बट हाँ। आपने 2 स्कूल चेंज कर दिए। फिर उसके बाद आपका कॉलेज की लाइफ में आप कॉलेज में इंदौर में गया था। ग्वालियर से फिर आप इंदौर। हाँ। कैसी जर्नी थी सर? अच्छी जर्नी, तो ओवरनाइट जर्नी होती है ट्रेन से वैसे। नहीं, ठीक है, फैमिली से दूर। कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो अलग जगह रहना था और नए लोगों के साथ मिलना था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़िया हॉस्टल लाइफ जीना, दोस्तों के साथ मिलना, मजे करना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहाँ पर भी अपन ने काफ़ी सारे काम करे। यहाँ तक कि हो जाता था किसी का मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है तो अपन उसे फिक्स भी करते थे, क्योंकि वो बचपन से हाँ। ही नहीं, वो आपका चीज़ें चलती थी और एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, ये था कि क्या हो रहा है। और उस जमाने में शौक था कि नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें करना। और इवन कॉलेज के हॉस्टल रूम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर दी थी एक तरह से। हाँ, मतलब वहीं से शुरुआत हुई हाँ, थी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग, मतलब दिमाग में आइडिया था कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता था ना क्या कर रहा है, तो कहीं से कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए। बराबर। तो सर, कौन से फील्ड से किया आपने आपका? वो कंप्यूटर साइंस से। ग्रेट। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हो, मतलब बचपन में भी कंप्यूटर से लगाव। हाँ, नहीं, वो अभी भी है। और नहीं, अपना लगा कंप्यूटर से नहीं, अपना लगा टेक्नोलॉजी से, जो नई चीज़ें अभी हैं जी, या फिर जो अब आने वाले समय में आने वाली है। तो बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस में आपने आपका हाँ। कॉलेज कंप्लीट किया। तो सर, ग्रेजुएशन में आपने कौन से कॉलेज से किया? मैंने कॉलेज किया था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, जो कि इंदौर में है। इंदौर में। ठीक तो है। आपने कॉलेज जहाँ पे आपने सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि मैं तो आईआईटी जाना चाहता था, पर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहे, वहाँ नहीं हुआ मेरा। लेकिन ये बात अलग है कि आज भी मैं आईआईटी के पेपर सॉल्व करता हूँ टाइम पास के लिए। अभी भी आप करते हैं? अभी 28 को है, तो अभी भी मैं देखने वाला हूँ क्या होता है इस साल। मतलब वो नहीं है, मतलब इंटरेस्ट था, पैशन होता है, लेकिन उसके लिए इंसान को ये नहीं जोड़नी चाहिए कि कॉलेज में नहीं हो तो क्या हुआ, आगे की लाइफ है, वहाँ सुधारो, उसके अंदर आप अच्छा कर सकते हो। बराबर। मतलब लर्निंग, जैसे आपने कहा कि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। बराबर, बिल्कुल। तो सर, वीडियोस बनाने के अलावा आपकी कोई हॉबीज? मेरे को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, रोज आना 1.5-2 घंटे, 15 से 20 किलोमीटर। तो सर, अभी भी आप साइकिल चलाते हैं कभी? हाँ, रोज, एवरी सिंगल डे फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। ग्रेट। हाँ, इसके लिए आप इतने फिट इतना भी नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि साइकिलिंग इज लाइक मेडिटेशन टू मी। ओके। क्योंकि उस टाइम पे काफी सारे नए आइडियाज और मतलब क्रिएटिविटी बहुत इससे इंक्रीज हो जाती है, और हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है। हाँ, साइकिलिंग के साथ। बिल्कुल। ग्रेट। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप फैमिली से दूर इंदौर में थे आपके ग्रेजुएशन का में, तो उस टाइम पे आपका कोई मजेदार किस्सा आप बताना चाहते हैं व्यूअर्स को? मजेदार किस्सा ये था कि जैसे कि आजकल की यंग जनरेशन को गेम खेलने का शौक है ना, तो उस जमाने में भी हमें गेम खेलने का शौक था। लेकिन उस आज के जमाने में जैसे पबजी होता है, तो उस जमाने में पबजी था नहीं। बराबर। ठीक है, तो उस जमाने हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे लैपटॉप
पे। तो ये था कि जैसे लैन पार्टी लोग करते हैं ना, वैसे लोग क्लास बंक करके कॉलेज के कमरे में। और उस जमाने में मेरे को कंप्यूटर की जो मैगजीन्स होती थी वो भी पढ़ने का शौक था, तो उनसे जो पोस्टर्स वगैरह निकलते थे ना, तो वो ऐसे दीवारों पे सजा कर भी रखे थे। तो वो एक मेमोरीज हो जाती है। हाँ बिल्कुल सर, तो आजकल की जनरेशन, जैसे आपने अभी पबजी कहा, कॉल ऑफ ड्यूटी कहा, तो आज की जनरेशन इसको प्रोफेशन की तरफ भी लेके जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल लेके जा रही है। आजकल तो ये भी रहता है ना कि लोग ई स्पोर्ट्स से और गेमिंग का जो कल्चर होता है ना, वो है मतलब कि ये बात है कि जैसे कि इंडिया में क्रिकेट देखा जाता है या फुटबॉल देखा जाता है, तो वो भी एक तरह से एक स्पोर्ट बन चुका है। मतलब पहले क्या होता था, लोग बच्चे जो थे वो खेलते थे अपना जो भी, मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों से मिलने के लिए। पबजी वगैरह सब शुरू हुआ तो उसमें भी क्या था, लोग आपस में बातें करते हैं और स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हैं, तो वो भी एक और एक टाइप का एक स्पोर्ट है जो एक अलग डायरेक्शन में बढ़ चुका है। और ये भी चीज़ आने वाले समय काफ़ी बड़ी होगी, मतलब कि स्पोर्ट्स मतलब ये रहता है कि हर चीज़ आप प्लेग्राउंड पे नहीं खेल सकते, उससे निकल कर भी एक और जगह अब आ चुकी है टेक्नोलॉजी में या फिर मोबाइल फोन और कंप्यूटर के अंदर, डिजिटल टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल। और आजकल बच्चे बाहर कम और अंदर ज्यादा दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बट आपको नहीं लगता क्या उसकी वजह से एक जो बचपन में जो हम मजा करते थे वो एक थोड़ा सा छूट गया है? वही ये छूट गया, लेकिन मैं कहूँगा कि कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, बदल गई। जो चीजें बदलती रहती हैं, पहले 10 साल पहले 100 साल पहले अलग टाइप के मजे होते थे, अभी अलग टाइप के थे, फिर अब अलग है, और आने वाले 10-15 साल के बाद और चीज अलग हो जाएंगी। बराबर। और आजकल की जनरेशन इसी को आगे लेके जा रही है, जो डिजिटल हाँ चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हैं, ऐसी नहीं है। लोग फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड में भी तो खेलते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मतलब मैं भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और दिन भर कंप्यूटर लैपटॉप, नई नई चीज़ आती रहती है, नए नए मोबाइल फोन, नए नए लैपटॉप आते रहते हैं, हर दूसरे में कुछ ना कुछ आती रहती है, उसके अंदर हम लगे रहते हैं। लेकिन इन सब के भी बावजूद मैं रोज शाम को कुछ ना कुछ टाइम निकालता हूँ अपने लिए, जिसके अंदर मैं साइकिलिंग पे जाता हूँ। अब कभी 5 बजे जाता हूँ, 6 बजे, लेकिन ये है कि मैं डेली रूटीन के हिसाब से डिसिप्लिन वाइज रोज करता हूँ। और इसका एक बेनिफिट ये मिला कि सबसे पहले तो ताज़ी हवा देखने को मिल जाती है, कमरे के बाहर निकलते ही फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं। इसके अलावा जो क्रिएटिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे एक मेडिटेशन चीज रहती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग भी अगर ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, या फिर अगर आप लोग दिन भर मोबाइल फोन के अंदर लगे रहते हैं, उनसे की बाहर निकल कर भी आपको देखना चाहिए। मतलब कि आपको शाम को निकलना चाहिए, जरूरी नहीं आप साइकिल खेलें, आप स्विमिंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपने दोस्त साथ फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। इन सबसे भी जो बॉडी होती है उसके अंदर भी चीजें होती हैं, और उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो काम आप कर रहे हैं ना, वो भी, मतलब अंग्रेजी में कहावत है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो हमेशा काम जरूरी नहीं है, खेलना कूदना भी है, और लेकिन अच्छे तरीके से अगर आप रोज शाम को करेंगे या सुबह भी जल्दी अगर उठ के करेंगे ना, तो शायद आपके पेरेंट्स वगैरह को भी अच्छा लगे, उन्हें भी इस टाइप की चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। और डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म में ना आपको इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि पहले आप कैसे थे, उसके बाद आप कैसे हो गए, और इस तरीके से चीजें इवॉल्व होती चली जाती हैं। तो यही कहना चाहूंगा मैं यहाँ व्यूअर से। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, व्यूअर्स को भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हम क्विज राउंड लेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं हमारे क्विज से। ये क्विज में मैं आपको 10 सवाल पूछने वाली हूँ और उसके आपको सही जवाब देने हैं। तो सर ये रहा आपका पहला सवाल। आर यू रेडी सर? बिल्कुल। आलिया भट्ट के लेटेस्ट मूवी का नाम क्या है? और ये रहे आपके ऑप्शन: गंगूबाई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डार्लिंग्स और गली बॉय। सी डार्लिंग्स, लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। ग्रेट सर, दैट इज द करेक्ट आंसर। सर अगला सवाल। दिस सॉन्ग तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, ये कौन से मूवी का गाना है? ये मैं हूं ना। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं लगे सर। ये सवाल का जवाब सही है। सर अगला सवाल। सर अब तक की इंडियन मूवी में सबसे ज्यादा कमाई किसने की है? अब तक की सबसे ज्यादा कमाई मेरे हिसाब शायद बाहुबली 2 ने करी थी। करेक्ट आंसर। ऑडियंस, अभी मुझे पता चला है कि तीसरे सवाल, अभी तक के सब सवाल सर ने करेक्ट दिए। तो सर सिर्फ टेक की ही इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, बट बॉलीवुड में भी सर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगला सवाल थोड़ा टेक्निकल है सर। आईफोन का फर्स्ट मॉडल कब रिलीज हुआ था? 2007। ग्रेट सर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने ऐसे कौन सी मूवी में एक्टिंग साथ में की है? ऐसे कोई एक मूवी बताइए। पद्मावत। ग्रेट सर, करेक्ट आंसर।
वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। गली बॉय में आलिया भट्ट के कैरेक्टर का नाम क्या था? पता नहीं, शायद नो आइडिया, काफी पहले देखी थी। अच्छा, गली बॉय में रणवीर सिंह का नाम क्या था? याद नहीं, मतलब उसका कैरेक्टर पसंद था, नाम याद नहीं आ रहा। 2019 की बात है ना ये। तो सर को ये जवाब नहीं पता। हाँ नहीं पता ना, नहीं पता। रिवीजन नहीं किया मैंने। तो सफीना, रिवीजन नहीं किया ना मैंने फिल्मों का सब कब। आलिया भट्ट का नाम सफीना था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, याद आया। तो जब वो उसको बोलता है सफीना। और रणवीर सिंह का नाम क्या था? शायद मुराद। हो सकता है, पता नहीं, कमेंट में बताइए आप लोग। सर अगला सवाल, ऋतिक रोशन की फर्स्ट सुपरहिट मूवी कौन सी थी? हाँ, वो कहो ना प्यार है। ग्रेट सर। सर नेक्स्ट सवाल, दंगल इस मूवी में आमिर खान की बेटियों का नाम क्या है? गीता फोगाट एंड बबीता फोगाट थे ना। ग्रेट हाँ, सर। क्योंकि वो रियल लाइफ प्लेयर्स हैं वो। करेक्ट रेसलिंग के। रेसलिंग के, और बहुत काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। बिल्कुल। सर उसी के साथ अगला टेक्निकल क्वेश्चन, सर इनमें से कौन से टर्म्स इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? आपके ऑप्शन HTTP, FTP, STP, IP। STP नहीं रहेगा। ग्रेट सर। हाँ हाँ। अगला सवाल, टेल अस द 3 मूवीज व्हिच आर बेस्ड ऑन द क्रिकेट। एक तो अभी जर्सी आई थी वो क्रिकेट पे, और कौन सी थी क्रिकेट पे? 83 आई थी क्रिकेट पे, और कौन सी थी क्रिकेट पे? सबसे फेमस फिल्म आप भूल रहे हो? लगान। ग्रेट। लगान। तो लगान एक ऐसी मूवी है जो अभी भी अगर टेलीविजन पर लगती है तो हम काफी इंटरेस्ट से वो मूवी देखते हैं। और लगान में का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? भुवन। वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो सर काफी इंटरेस्टिंग था आपके साथ ये क्विज राउंड। तो सर इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ आपकी YouTube की जर्नी। अच्छा, आपको YouTube की जर्नी के बारे में जानना है? तो बात ये कि बेसिकली ये हुआ था कि मेरा कॉलेज में कहीं किसी कंपनी में हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नई चीज़ें करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। और एक मन था YouTube चैनल शुरू करने का। उस समय तो 2016 में तो एक जियो का बूम भी था, तो अपन ने शुरू किया ऐसी जोश में, लेकिन सीधी बात है कोई चीज़ ऐसे चली नहीं। और ऐसे अगर आप कोई भी चीज़ शुरू में करते हो तो चीज़ें काम नहीं करती। और उसके बाद ये चीज़ समझ में आई कि एकदम से वन हिट वंडर वाली चीज़ बहुत कम लोगों के साथ होती है और बहुत ही कम लोग लकी होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो रहती है ना लोग के साथ, वो रहती है कि अगर आप धीरे धीरे एक डायरेक्शन में बढ़ते चले जाए तो आप जीत सकते हैं। मतलब कछुआ और खरगोश की रेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि खरगोश शुरू में जल्दी से भाग जाता है, लेकिन रेस आखिर में कछुआ जीतता है, क्योंकि वो लगातार प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ थी कि नौकरी नहीं लगी, चलो हमने एक चीज़ ट्राई करी, उसके बाद जॉब लग गई तो हमें पता चला इसमें कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने धीरे धीरे वीडियोस बनाना शुरू करे, अपना कुछ बेटर करना शुरू करा, और चीज़ों में नई नई पन लेकर आते चले गए। कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करी जो लोग नहीं कर रहे थे। ऊपर से एक चीज़ कोशिश करी कि हमने कंसिस्टेंसी रखें कि रोज़ हम कुछ ना कुछ तो अपलोड करते रहे चैनल के ऊपर। ये एक चीज़ हमने थोड़ी सी नयापन एक रखा, कोशिश रखी। तो आज तक अभी हमने एक भी दिन जो रहता है ना वीडियो का मिस नहीं किया सिंस 2018। तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि डेली यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करना और कंटेंट आइडियाज़ ढूंढना और काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो सर ये वीडियोस बनाते समय आपको और कौन से चैलेंजेस फेस हुए? सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज था कि मतलब अगर आप रोज़ वीडियो बना रहे हो तो आपके पास समय होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्लान आउट कर रहे हो चीज़ें या किस तरीके से आप कर रहे हो। तो मैं भी व्यूअर्स को सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ करें तो उसके पास एक प्लान होना चाहिए सबसे पहले। तो मतलब कि जब मैंने शुरू कर रहा था तो मेरे को पता नहीं था, करा रुक गए, तो उसका थक के देखा कि एग्जैक्टली समस्या क्या आ रही थी। और समस्या ये थी कि हम चीज़ों को आगे टाल रहे थे, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं। उस चीज़ से निकलने का एक चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले तो एक डेडलाइन दे दो कि इतने बजे तक करना ही करना है, और सारे वीडियो के जो टॉपिक्स है जो आने वाले 10 दिन या 15 दिन में बनाने वाला उनको लिख लो पहले तो टॉपिक। उसके बाद जिस टॉपिक पे बनाने वाला उसके अंदर में क्या बोलने वाला उसे लिख लो। और ये मैंने करा कि वीडियो ना बनाने के जो बहाने होते हैं ना वो खत्म किए जाएं, ताकि हमारा दिमाग ये ना बोले कि मैं आज नहीं कल करता हूँ, परसों करता हूँ। ये चीज़ खत्म करके शुरू करा। और किसी भी आदत को बनने में 21 दिन लगते, तो मैंने 21 दिन तक ये चीज़ करी। उसके बाद ये चीज़ अपने आप आदत के अंदर आती चली गई, और उसके बाद मेरे लिए बना पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। जैसे कि लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो ये वीडियो या ये सब करना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता चला गया एक पॉइंट के बाद। और अपने आप ही नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ आने लगे। तो ये एक चीज़ थी।
तो मतलब बनती चली आती है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में होना जरूरी है कि आपको इतने बजे तक ये चीज़ करनी, इतने बजे तक करनी है। थोड़ा सा टाइम अगर सही हो तो शायद आप बहुत मतलब कम मेहनत में भी शायद ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा रिजल्ट्स भी आप ले सकते हैं। बराबर, टाइम हमको मैनेज करना आना चाहिए बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी जैसे सर ने हाँ, बताया हाँ, हाँ। वो होना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी हाँ। इज द की टू द सक्सेस बेसिकली। हाँ, कंसिस्टेंट होना चाहिए। वन ऑफ द की टू सक्सेस। करेक्ट। सो प्लानिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दैट। हाँ, कुछ ना कुछ तो प्लान करो, लेकिन ये नहीं है कि प्लान पे आप स्टिक हो तो वही करने। कई बार प्लान के हिसाब से चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, तो उससे थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखो, ये भी मैं कहना चाहूँगा। मतलब अगर अपन कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपन ये देख सकते हैं ना कि अभी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर हमें लगता है कि हमारा वीक पॉइंट ये, तो इसको हमें पहले थोड़ा फोकस करना चाहिए। करेक्ट। तो मतलब प्लान होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए, चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं इधर। तो व्यूअर्स को मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ इसमें से कि वीक पॉइंट्स को पहले हमको देखना मतलब चाहिए कि मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा, कई बार हम लोग के साथ ये रहता है ना कि कभी हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी दिमाग में आ जाती है कि हमारा दिमाग है ना ऐसी चीज़ ढूंढता है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। हमें वो ना करने की वजह खत्म करके उन वजहों पे फोकस करना है कि मुझे क्यों करना है और मैं ये कैसे कर सकता हूँ। कि मतलब अगर मेरे को वीडियो बनाना है, मेरे पास जरूरी नहीं कि अच्छा कैमरा हो, मैं मोबाइल से कर सकता हूँ, मैं ईयरफोन के माइक से शूट कर सकता हूँ, मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अंदर देखो कि चलो मैं ये शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं और बेटर कैसे बना सकता हूँ। जो चीज़ें मेरे पास है उस पर फोकस करो, ना कि उन चीज़ों पर जो मेरे पास नहीं है। मतलब ये लोगों के पास कई बार बहाना से एक बन जाता है कई बार। बहुत ही बढ़िया कहा है सर आपने कि जो चीजें हैं मतलब बेसिकली जो है उसमें खुश रहो और आगे का भी सोचो कि मतलब आगे मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। ये मत देखो कि रिसोर्सेज नहीं है, अपने आप को रिसोर्सफुल बनाओ कि जो चीजें हैं उनका कैसे यूज करो। ये नहीं कि मेरे को डे 1 पे सारी चीजें चाहिए, सब कुछ मैं पहले दिन ही कर लूंगा। तो सर इसी के साथ मैं एक पूछना चाहती हूँ, बहुत जनरल क्वेश्चन है सर। जब भी आपने यूट्यूब पे पहला वीडियो डाला था तभी तो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग सारी चीजें आपने खुद की होगी। हाँ, वो आज भी वैसे खुद ही करते हैं। और ये बात है कि पहले कुछ आता नहीं था, लेकिन बात ये रहती है ना, जब आप कुछ भी करते रहते हो तो धीरे धीरे उसके अंदर आप नई चीज़ें सीखते हो, अपने आप समझ में आने लगती हैं चीज़ें। शुरुआत में किसी की देखा देखी करते हो, फिर आपको लगता है चीज़ अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँ, ऐसे नहीं ऐसे करूँ। यानी कि सिंपल सी बात ये कि हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहेंगे या कुछ समय के बाद थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते रहेंगे, तो उसके अंदर आप एक मैसेज जो इंप्रूवमेंट होता है ना, वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अभी, आपका रिएक्शन कैसा था जब इलॉन मस्क ने आपको रिप्लाई किया था? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि चलो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। और इलॉन मस्क के पास पहली बात तो इतना टाइम कैसे आ गया दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास रिस्पांस करने का, तो पहले तो लगा फेक है, लेकिन वो एग्जैक्टली रियल था। अब देखो बात ये रहती है कि इससे मेरे को पता चल गई ताकत कि आप दुनिया में अगर कुछ भी करते हो ना तो उसका रिएक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने इंडिया में बैठे बैठे चीज करी और डॉट्स अपने आप कनेक्ट होते चले गए। तो उस चीज से देखा जाए तो मेरे को ये चीज पता चल गई कि जब भी आप दुनिया में कुछ भी काम करते हो तो वो ऑटोमेटिकली किस तरीके से कहीं भी जा सकता हो। और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों ने उसे करा, लेकिन अगर वो अपनी सही जगह पहुंच जाए तो ये भी काफी रहता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ये कि मेरे को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शौक है, लेकिन काफी सारे लोग उस चीज को अभी भी खिलौना समझते हैं। लेकिन इलॉन मस्क ऐसे इंसान उसे थोड़ा सीरियसली लेते हैं। और उसी से रिलेटेड मैंने ट्वीट करा था कि जैसे आज के समय में हर एक कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेस में दौड़ गई तो सक्सेस कितनी हो पाएंगी उसमें से। तो उनका भी रिस्पॉन्स ये था कि प्रोटोटाइप्स आर इजी, प्रोडक्शन इज हार्ड। और सरप्राइजिंगली वो 2021 में उनका काफी फेमस कोट बन गया। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी। होपफुली उनसे कभी मिलने का मौका मिले तो वो भी एक बात रहेगी। यस सर, आपकी जरूर ये इच्छा पूरी हो जाएगी। और देखते हैं भगवान करे। हाँ सर, इसी के साथ मैं पूछना चाहती हूँ, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? हाँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह तो देखो ज़रूरत तो रहती है। और पर्सनली मैंने भी जो जितना भी कमाता हूँ ना उसको यूट्यूब में भी इन्वेस्ट करता हूँ, प्लस थोड़ा सेव भी करके रखता हूँ आने वाले फ्यूचर के लिए। मतलब और लोग भी काफ़ी जगह कर सकते हैं। मतलब कि आज के समय काफ़ी सारे मतलब लोग FD लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, इवन रियल एस्टेट भी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। और जिसको शेयर मार्केट वगैरह इन सबकी नॉलेज है तो वो वहाँ भी जा सकता है। मतलब काफ़ी सारी वेज हैं। ग्रेट सर। सर ने तो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हमें बताया। हमेशा से ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। अगर आपको भी बहुत सस्ते दाम में मुंबई में ज़मीन खरीदनी है तो नीचे दिए गए माई भूमि के व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इनकी मदद से आप मुंबई में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन मात्र आप 2 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। इसके अलावा यही ज़मीन
आप 25,000 रुपये प्रति महीने के EMI से भी ले सकते हैं। तो सर यूट्यूब पे जो अभी नए जनरेशन नए वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ आप टिप्स वगैरह तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों का पहले चीज़ होती है कि शुरू करना, कि किस तरीके से पहला तो स्टेप लेके शुरू करें, और अगला स्टेप होता है कि वो ये करे कि अपने आप को, मतलब आज के समय में लोगों में ये हो गया कि उनको डे 1 पे सब कुछ चाहिए, पहले दिन ही उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, पहले दिन ही उनके पास सिल्वर प्ले बटन आ जाए, पहले दिन ही सब कुछ हो जाए। पर चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती। हो सकता है कि पहला वीडियो लोग देख ही ना। मेरा एक सजेशन रहेगा कि सारी चीज़ों को साइड में रख के पहले वीडियो बनाना शुरू करें, उसके बाद पहले 100 वीडियो बनाएं और उसमें अपनी चीज़ों को बेटर करें। और मेरी बात मानिए कि जब आप पहले 100 वीडियो बना लेंगे ना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो मेरे शुरुआत में इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए क्योंकि मैं कितना बेकार बना रहा था। क्योंकि आप पहले जब 100 के बाद जब 101, 102 इस पर जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा। और ये चीज़ मत करिए कि वो चीज़ अच्छे तरीके से कर रहा है तो मैं उसको कॉपी कर लूँगा, मतलब कोई कॉमेडी अच्छी कर रहा है, अब वो देखिए कि आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट कायम है और आपको उस चीज़ को करने में मज़ा आना चाहिए। क्योंकि जो यूट्यूब रहता है ना, वो इट्स ऑल अबाउट फन, कि वो एग्जैक्टली आपको मज़ा आना चाहिए अंदर से, कि मेरे को नई नई चीज़ें देखने में, नए नए मोबाइल, लैपटॉप, काफ़ी सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए वहाँ पर मैं गया, और चीज़ें आज के समय में कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं जो कई बार आम जनता कर नहीं सकती। कई बार फैक्ट्री के अंदर जाके कुछ देखना, ऐसी चीज़ें देखना जो आज से पहले कभी हुई नहीं है, तो वो एक चीज़ रहती है, वहाँ जाके अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर शुरू करने वाला है तो उसके पास एक थोड़ा सा प्लान होना चाहिए, और कम से कम उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उसको कम से कम अंदर करते समय खुशी आनी चाहिए कि चलो ये वीडियो, चलो मैंने बना दिया, कुछ भी मैंने कर दिया, मतलब कम से कम मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन तो आ रहा है कि हाँ, मैंने मार्केट में अपनी चीज कुछ डाल दी। अब इसे चाहे लोग देखें नहीं देखें, हंसे मजाक बनाए, इन सब के ऊपर नहीं, कम से कम एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। यहां से इस चीज को कम से कम अच्छे तरीके से शुरू किया जा सकता है। और उसको लगता है अगर आपको अगर इसे आगे चल के ग्रो करना है, बड़ा बनाना है, तो कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा एक हथियार है। यानी कि आपको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या जितने भी दिन होते हैं वो फिक्स करने पड़ेंगे, उसी के साथ स्केड्यूल रहना पड़ेगा। और अगर सच में अगर किसी को बड़ा बनाना है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, 2 साल तक नॉन स्टॉप अपलोड करो या एक फिक्स शेड्यूल के अंदर अपलोड करो, सिर्फ 2 साल तक, उसके बाद आपको एक रिजल्ट्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ये एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा मैं व्यूअर्स को। ग्रेट। तो हम ये जानना चाहते हैं, इस शो पर आके, द चैट रूम में आके आपको कैसा लगा? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी व्यूअर्स वगैरह के जो सवाल थे और जो इंटरेक्शन था वो था। कई बार हम नॉर्मली टेक वाली वीडियोस में इस टाइप की बातें नहीं कर पाते, या लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे रहे, और कई बार हम उसे रिप्लाई जब करते हैं तो टेक्स्ट में थोड़े बहुत वर्ड्स वगैरह दे पाते हैं, लेकिन जैसे आवाज़ दे के करते हैं ना, तो लोगों तक जो बात पहुँचती है, तो वो काफ़ी सही लगा। हो सकता है कि लोग कुछ अलग कुछ सीखने को मिला अगर यहाँ से, मतलब, तो वो मैं काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगी यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड सर। हमारे व्यूअर्स को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एनलिफ्ट और हमारे कॉस्मेटिक पार्टनर वाइल्डली प्योर, इनकी तरफ से आपको शानदार गिफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर आवर स्टाइलिंग पार्टनर वाइल्डली प्योर। इनके प्रोडक्ट प्राकृतिक गुणों से प्रेरित है। इन प्रोडक्ट में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 12 इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण करके एक ऑयल बनाया गया है। वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट पीएच बैलेंस, 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री है। इनके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेने के लिए इनके वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए। उसी के साथ आप उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमारा कूपन कोड ENWP30 यूज करते हैं तो वाइल्डली प्योर के सभी प्रोडक्ट्स पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। द कूपन कोड इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वाइल्डली प्योर के प्रोडक्ट जरूर ट्राई करके देखिए। आज का ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू वॉच आवर नेक्स्ट एपिसोड एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और वहाँ पे मैं अपना जॉनरा सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, कहाँ पे वीडियोस बना सकता हूँ। और मुझे सच में लगा कि हाँ भाई, टेक ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ अच्छे से, और जहाँ मेरे पास नॉलेज है, जहाँ मैं नॉलेज थोड़ा सा स्प्रेड कर सकता हूँ।
तो हुआ क्या कि 5 साल अराउंड पहले एडिटिंग वाली एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी और मैंने सोचा मैं भी करेंगे, हम भी करेंगे एडिटिंग। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, एप्लीकेशन डाउनलोड की, स्लाइड शोज़ बनाने लगा, घर के सबकी फ़ोटोज़ ले लेके स्लाइड शो बनाने लगा। सब भैया लोग तारीफ़ करते थे।